डॉक्टर साहब, फिर ये आवाज़ें क्यों सुनाई देती हैं कई बार कि जो नेपाल में जैन जी ने किया, वो यहाँ भी हो सकता है? ऐसी आवाज़ें क्यों क्यों क्योंकि इस तरह की बात जो है तब होता है जब असंतोष आता है, जब वो हद से बढ़ जाता है। और जब वो हद से बढ़ जाता है तो लोग विरोध में उस तरह का भी कदम उठा लेते हैं। तो क्या ऐसी कोई आशंका हो सकती है? बहुत अच्छा प्रश्न है। मैंने इसको स्टडी किया है। नेपाल का जैन जी की संख्या 10 लाख है। बिहार के जैन जी की संख्या 50 लाख है। मैंने ये वो संख्या है जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो 15 साल से लेकर के 25 साल के बीच के एज के वाले हैं। वो आदमी बिहार में 50 लाख है, नेपाल में 10 लाख था। और उनकी पढ़ने की क्या मैंने लेवल जो है, मैंने कोई नेपाल में जो पढ़े लिखे लोग हैं 10th क्लास पढ़े लिखे समझे जाते हैं। बिहार में 10+2 या ग्रेजुएशन जो है वो पढ़े लिखे समझे जाते हैं, तो उनकी समझ भी ज़्यादा है। नेपाल के जो जैन जी हैं उनको समझ में आया कि ये प्राइम मिनिस्टर, ये जो राज कर रहे हैं वही पैसे खा रहे हैं, और उनके वजह से हमारे पास गरीबी है। जो ये राजनीति करके जो राज चला रहे हैं, वो राज कम चला रहे हैं और पैसे ज़्यादा खा रहे हैं, करप्शन। उनको ये समझ में आया कि भैया इससे अच्छा तो पहले ज़माने का राजा ही थे, क्योंकि राजा आतिताई हो सकता है लेकिन राजा चोर नहीं हो सकता है। ये बात जैन जी को समझ में आता है। लेकिन जो राज करने वाला पॉलिटिकल पार्टी है वो चोर हो सकता है, क्योंकि उनको 5 साल के बाद दोबारा पार्टी में इलेक्शन लड़ना है, उसके लिए उनको पैसे इकट्ठे करने की ज़रूरत है। ये बात तो नेपाल की जैन जी को समझ में आती है, क्योंकि वो क्या यही थोड़ी चाह रहे थे। उन्होंने प्रधानमंत्री को निकाल करके अब कह रहे हैं कि राजा को वापस लाओ, क्योंकि उनको पता है कि राजा चोर नहीं हो सकता। उसने तो राजा ने तो चुनाव लड़ना नहीं है। हाँ, राजा के चुनाव लड़ना नहीं, राजा चोर नहीं हो सकता। और ख़ास करके उन्होंने ये देखा कि वहाँ भी डेमोक्रेसी है। मतलब कम्युनिस्ट पार्टी दो तरह की होती है। एक कम्युनिस्ट पार्टी जहाँ कोई और दूसरी पार्टी अलाउड नहीं है। एक है कम्युनिस्ट पार्टी कि मतलब सोशल में 10 पार्टी है, उसमें से एक कम्युनिस्ट पार्टी है, और उस कम्युनिस्ट पार्टी का राज हो गया, जैसे केरला में है। तो नेपाल में भी वैसे ही हुआ कि नेपाल में कम्युनिस्ट पार्टी का राज हो गया और इतना करप्शन बढ़ गया कि बाकी सब बंद होने लगे। तो लोगों को लगा कि यदि ये कम्युनिस्ट पार्टी ने रूल बदल करके रियल कम्युनिस्ट डेमोक्रेसी के बदले में कम्युनिस्ट ला दें तो कम्युनिस्ट को हम बदल भी नहीं पाएंगे। तो कम्युनिस्ट को जो बदल नहीं पाएंगे तो अभी हटा दो, क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी आ गई तो फिर तो हम हटा ही नहीं पाएंगे। क्या कास्टिज्म का भी गरीबी से कोई संबंध है? बिहार में कास्टिज्म जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसका असर काफ़ी है। तो आम आदमी जो गरीब आम आदमी है, वो कास्टिज्म से भी क्या उसके ऊपर असर पड़ रहा है? उसका पर कैपिटा इनकम जो है बढ़ नहीं रहा? ये आदमी जो गरीब है उसको मैंने एनालाइज किया कि 4 कैटेगरी में कास्टिज्म बांटा हुआ है: फॉरवर्ड, बैकवर्ड, एक्सट्रीम बैकवर्ड, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड माइनॉरिटी। रियल गरीब जिनका पर कैपिटा इनकम, जैसे बिहार का एवरेज पर कैपिटा इनकम 60,000 है, तो रियल गरीब के आदमी का इनकम तो 10,000 से कम है। और ये 10,000 से कम वाले कौन है? ईबीसी है या माइनॉरिटी कम्युनिटी है। यदि ईबीसी और माइनॉरिटी कम्युनिटी का इनकम आप ऊपर कर दें तो इनका इनकम ऊपर हो जाएगा। लेकिन ईबीसी या माइनॉरिटी कम्युनिटी जिनके पास ज़मीन नहीं है, वो लेबर है, उनका इनकम आप कैसे बढ़ा देंगे? उनका इनकम बढ़ाने का तो 2 ही तरीका है। या तो उनको पढ़ाइए इतना कि जो इस कैपेबल हो जाएं कि अनस्किल्ड की जगह स्किल्ड आदमी का एम्प्लॉय बने, उनका रेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट बढ़ा दें। दैट मीन्स उनका मिनिमम वेजेस बढ़ा दें। तो उसके लिए तो पढ़ाना पड़ेगा। अब पढ़ाना जो है बड़ा मुश्किल काम है। एक मैंने सुना था ऑस्ट्रेलिया की कहानी, मैंने ऑस्ट्रेलिया के इनकम का पढ़ा था। ऑस्ट्रेलिया में एक लॉ है, उनकी पॉलिसी है कि दूसरे देश के बच्चों को पढ़ाओ, यहाँ पढ़ाओ, यहाँ पढ़ा करके यहाँ सेटल कर दो। मतलब 20 साल में आदमी को इम्पोर्ट करो
और 40 साल का जब हो जाए तो उसको बच्चा होने लगेगा, उसको फिर री एक्सपोर्ट कर दो, क्योंकि वापस सरकार, भेज दो। हाँ वापस भेज दो, क्योंकि सरकार खर्चा कर रही है कि बच्चे को पैदा होने से लेकर के 20 साल तक पढ़ाने का खर्चा सरकार कर रही है। तो ये खर्चा तो सरकार का है, जब इनकम, जब वो आदमी, इसीलिए आदमी इंपोर्ट करो जो 20 साल का आदमी है, और उसको 20 साल तक काम कराओ, और 20 साल के बाद जब उसके बच्चे होने लगेंगे तो उसको बोलो इंसेंटिव दे दो, इंडिया वापस चले जाओ। तो ये खाली इंडियंस के लिए नहीं, ऑस्ट्रेलिया का भाई इकोनॉमिक किसी भी पॉलिसी है, कंट्री का? ऑस्ट्रेलिया की इकोनॉमिक पॉलिसी रिटर्न इकोनॉमिक पॉलिसी है, और बाद में भी सब जगह बाकी कंट्री में भी यही है। अमेरिका में भी क्या होता है, लोग पढ़ने जाते हैं, वहाँ सेटल कर जाते हैं, वहाँ सेटल करके वापस नहीं आते हैं। आजकल जो अमेरिका में झगड़ा क्या है कि इंडिया को वापस, इंडियन को वापस भेजो, वो पैर में रस्सी बांध करके वापस भेज रहा है, क्योंकि वहाँ जा कर के सेटल कर जाते हैं, वापस नहीं आते हैं और इलीगली चले जाते हैं। उसका भी बेसिक कारण क्या है? बेसिक कारण मिनिमम वेजेज है। यहाँ का मिनिमम वेजेज क्या है? 100 रुपये पर डे। अमेरिका का मिनिमम वेजेज जो पर आवर है वो $10 है। $10 कितना हुआ? 800 रुपये। हाँ, 100 रुपया 800 रुपया, मतलब काम वही करने वाला। हम 1 घंटा काम करेंगे तो यहाँ 100 रुपये मिलेगा, वहाँ 800 रुपये मिलेगा। भाई किसी तरह से अमेरिका घुस जाओ। अभी जो आप फ्लड की बात कर रहे थे, तो फ्लड का भी क्या गरीबी से संबंध है? जैसे हम फ्लड और फैक्टर देख रहे हैं, वैसे फ्लड को भी अगर हम देखें। फ्लड का गरीबी से हर तरह से संबंध है। पहला संबंध है कि आप जान माल की हालत है, जान और माल दोनों ही डैमेज हो रहा है। आदमी भी मर रहे हैं, जानवर भी मर रहा है, खेत भी मर रहा है, तीनों चीज़ का डैमेज हो रहा है। तो डैमेज तो हो ही रहा। अब इसको बचाने का 2 तरीका है। आदमी पहले अपने आप को बचाओ, अपने जानवर को बचाओ। खेत को बचाने के लिए तरीका है कि आप बारिश को तो रोक नहीं सकते हो, बारिश को नहीं रोक सकते हो तो फसल लगाना है। आप आज फसल लगाएं, कल बारिश हो गया तो फसल तो गया। तो आजकल इलेक्ट्रॉनिक में फोरकास्ट है, और अमेरिका में फोरकास्ट इतना एक्यूरेट है कि वो बोलेगा 4:30 में बर्फ़ गिरेगी तो 4:29 में नहीं गिरती, 4:30 में ही गिरती है। बारिश होगी इतने मिनट में, तो छाता लेके लोग निकलते हैं, और उतने ही बजे बारिश होती है। तो यदि हमको पता लग जाए कल बारिश होने में, तो आज खेती में खेत नहीं लगाएंगे, बारिश हो जाएगा उसके बाद खेत लगाएंगे। और अगर पलायन की बात करें, एक फैक्टर ये भी है, इसके लिए भी जो है चुनाव में पॉलिटिकल पार्टीज़ बहुत सारे दावे करती हैं, बहुत सारी आशाएं दिखाती हैं। तो क्या इसका संबंध भी जो है गरीबी से है? मैंने आपको घर में काम नहीं है, बच्चे पढ़ गए या नहीं पढ़े, पहले क्या, अभी देखिए इसका एक बहुत बड़ा एक नोबेल प्राइज एक लेडी को मिला हुआ है इसी सब्जेक्ट पर, कि पढ़ाई का असर एम्प्लॉयमेंट पर क्या है। अब जैसे देखिए, एक बच्चा था, पहले वो अपने फादर को खेती में हेल्प करता था, ठीक है। आप लोगों ने बोला भाई स्कूल भेजो इसको, आपने स्कूल भेज दिया, स्कूल पास कर गया। अब उसको बोले कॉलेज भेजो, उसको कॉलेज चला गया, उसने खेत तो देखा ही नहीं। अब वो कॉलेज से घर छुट्टी आता है, खेत अपने फादर को देखने में हेल्प करने नहीं जाता। मैंने उसकी मेंटेलिटी बदल गई, कुछ भी करो खेती मत करो। यदि वो स्कूल में पढ़ाई में एग्रीकल्चर पढ़ाई होती तो साथ साथ प्रैक्टिकल भी करता और काम भी करता, पशुपालन भी करता और काम भी करता, लेकिन वो तो एकदम काट दिया उसको, क्योंकि अंग्रेजी मेथड है ये। लेकिन कृषि विश्वविद्यालय बना हुआ है भारत में, उसका उपयोग क्यों नहीं हो रहा? वहाँ लोग पढ़ते तो हैं, लेकिन कृषि के बारे में पढ़ते हैं। जो आप बात कर रहे हैं कि कृषि से वो कट गया, बिल्कुल सही है कि अगर पोस्ट ग्रेजुएशन उसने अंग्रेजी में की है, अगर पोस्ट ग्रेजुएशन उसने केमिस्ट्री में की है, बायोकेमिक में वो आगे बढ़ा है, तो वो कृषि से कट गया, बिल्कुल सही है। लेकिन जब भारत में कृषि विश्वविद्यालय है
तो इस तरह की प्लानिंग हो सकती है कि वहाँ कितने लोग पढ़ेंगे, कितने कृषि में जाएंगे, किस प्रकार से जो है आगे बढ़ा जाए? बहुत अच्छा सवाल है। मैं एक छोटा सा सवाल आपसे पूछूँ, आप दिल्ली में रहते हैं, हम भी दिल्ली में रहते हैं। दिल्ली में कृषि विश्वविद्यालय दुनिया का एक बहुत बड़ा विश्वविद्यालय है, उसका क्या नाम है? पूसा इंस्टीट्यूट। पूसा नाम कहाँ से आया, जानते हैं आप? नहीं, मैं नहीं जानता। रियल विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर बिहार में था, जो जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय नहीं, राजेंद्र प्रसाद कृषि विश्वविद्यालय बनाया गया। जी। और उसने यहाँ पर आकर के अपनी सब्सिडरी सेटअप करी, जो उससे बड़ी हो गई। हम्म, अब वो पूसा नाम से वो भी जाना जाता है कि पूसा नाम से एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट, मतलब जहाँ पर होना चाहिए एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट, जिस आदमी को पढ़ाया जाता है, जिसको खेती करना है, वो अब काम वहाँ नहीं है। अब आपका काम है पेपर लिखना, थीसिस प्रोड्यूस करना, पीएचडी करना। खेती करना अब आपका काम नहीं है। सही कह रहे हैं। माने आप इंस्टीट्यूट खोलिए, जो इंस्टीट्यूट मत खोलिए जो एग्रीकल्चर पढ़ाए, आपके एग्रीकल्चर पर रिसर्च करने की बात कर रहे हैं। पढ़ाने की बात कौन कर रहा है? एग्रीकल्चर करने की बात कौन कर रहा है? उसी तरह से उन्होंने बिहार में बहुत से लीची इंस्टीट्यूट खोल दिया, लीची रिसर्च सेंटर खोल दिया, बनाना रिसर्च सेंटर खोल दिया, लेकिन उस रिसर्च से प्रोडक्शन बढ़ाने का कोई नहीं है।